हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ का मॉक टेस्ट नंबर आप 27 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और यूपी जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जब भारत में अंग्रेज रह रहे थे जिस वक्त, तो उस वक्त यहाँ पर जो है एक रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक बिछाना था। और उस रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए जब भूमि समतल की जा रही थी, तो भूमि को समतल करते हुए उसकी जब खुदाई की जा रही थी, तो शहर के शहर, टीले के टीले नज़र आने लगे। और जब इनकी खुदाई की गई आगे, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बहुत सारी साइट्स मिलना शुरू हो गई। इसे ही हम कहते हैं, इसी सभ्यता को या इन्हीं शहरों को जो मिट्टी के अंदर दफन थे, इसे ये बाद में हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो हड़प्पा में बहुत सारे शहर मिले, बहुत सारी साइट्स, स्थल मिले, जिसमें आप कह सकते हैं उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में और दक्षिण भारत में भी कुछ साइट्स मिले थे। तो वही आपको लेफ्ट साइड में ये साइट यानी स्थल दिए हुए हैं, खोदे हुए, और ये किस राज्य में है आपके, ये राइट साइड में आपको मैच करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें आलमगीरपुर साइट की, तो आलमगीरपुर साइट ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ये साइट हिंडन नदी के किनारे पर है, ये ऑलरेडी मैच्ड है। अगर हम बनावली की बात करें, तो बनावली हिसार में, हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में। ये वहाँ पर पाई गई हुई हड़प्पा की एक साइट है। अगर हम दैमाबाद की बात करें, तो महाराष्ट्र में हड़प्पा की ये साइट है। और राखीगढ़ी की हम बात करेंगे, तो राखीगढ़ी राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का स्थल, ये राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ पर? जींद में। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, यानी ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पर हरियाणा होना चाहिए था। इसको याद रख लीजिएगा। राखीगढ़ी कहाँ पर है? साइट हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, जीवक, वो किसके दरबार से संबंधित हुआ करते थे? तो अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध के समय या उनके समकालीन कौन सा शासक हुआ करता था, तो बिंबिसार जो हैं, बिंबिसार ये किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध एक वैद्य हुआ करते थे, जीवक, ये बिंबिसार के दरबार में हुआ करते थे। और इन पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मगध का पहला राजवंश कौन सा था? मगध का पहला राजवंश हुआ करता था, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध वाज हर्यंक डायनेस्टी या हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश के ही प्रथम शासक हुए थे बिंबिसार। याद रखेंगे, अवंती राज में एक चंड प्रदोत हुआ करते थे, बिंबिसार की जो युद्ध हुआ था उनके साथ में। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में जो है एक तरीके से संधि हो जाती है और मित्रता एक टाइप से हो जाती है। उसके बाद में जो इनका राजवैद्य था, जीवक, बिंबिसार का, वो चंड प्रदोत था, उनके राज्य में चिकित्सा की सुविधा के लिए उसको भेजा गया था। तो इसका आंसर बिंबिसार रहेगा, ये आप याद रख सकते हैं इसको। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो देखिए, ये जो उज्जैन के एक शासक हुआ करते थे, विक्रमादित्य ने 57, यहाँ देखिए 57 बीसी में जो है विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और जो कुषाण था, कुषाण वंश का शासक हुआ करता था, कनिष्क, इसने 78 एडी में एक संवत चलाया था, जिसे क्या कहा गया? इसको शक संवत कहा गया। और इनका अगर डिफरेंस आप देखोगे, तो 135 वर्षों का डिफरेंस इसमें होता है। ठीक है, 135। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। टालेमी, अगला क्वेश्चन देखिए। टालेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध हुआ करते थे, ये कहाँ का शासक था? एक्चुअली जो टालेमी फिलाडेल्फस था, ये मिस्र का शासक हुआ करता था, इजिप्ट का था। ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान हुआ करता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मौर्य राजवंश उस वक्त रूल कर रहे थे, मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जौनपुर नगर को किसने स्थापित किया था? देखिए, जौनपुर को आपको बताना है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तुगलक वंश का एक शासक हुआ करता था, फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान, मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका नाम था जौना खान, तो जौना खान के नाम पर ही जौनपुर शहर की स्थापना की थी इसने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है।
अगला सवाल देखेंगे। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग, जिसे आप पब्लिक वर्क डेवलपमेंट कहते हैं आज, PWD, ये सबसे पहले भारत में इसका निर्माण किसने किया था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो जो विजयनगर एम्पायर थी, तो इसमें शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। तो ये तीसरे राजवंश थे उस वक्त। तुलु वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है इसको, कृष्णदेव राय को। और इसकी शक्तियों का उल्लेख जो है बाबर ने अपनी जो तुजु के बाबरी है उसमें भी इसने किया था। इसी के समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था 64:1। इसको याद रखेंगे, 64:1। तो इसमें चांदी के रुपए जो होती, इसने एक्चुअली क्या हुआ था, इसमें जो चांदी के 1 रुपए की कीमत तांबे के 64 दामों के बराबर रखी थी। इसको याद रखेंगे, ये चांदी का है और ये किसका है? दाम। तो ये चांदी, इसने फिर से सुन लीजिए, चांदी के 1 रुपए की कीमत तांबे के 64 दामों के बराबर रखी थी। जैसे आज $1 की कीमत कितनी है? 76 रुपये के बराबर। उसी तरह एक्सचेंज रेट है ये, उस समय हुआ करता था शेरशाह के टाइम पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी राइट्स थे वो एक तरीके से ले लिए थे, या किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स प्रदान किए थे? तो ये हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। अंग्रेज़ों ने किसके साथ की थी? शाह आलम द्वितीय के साथ में। और एक तरीके से उसने यहाँ पर दीवानी राइट्स यहाँ सब दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये थे D.K. कर्वे। तो D.K. कर्वे के द्वारा, D.K. कर्वे जो हैं एक तरीके से जो फर्ग्यूसन कॉलेज था उसके प्रधान अध्यापक हुआ करते थे। इन्होंने साल 1893 में 1893 में नहीं, एक्चुअली 1906 ईस्वी में जो है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसको याद रखिएगा, 1906 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो राउंड कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो साल 1930 से 31 में हुआ था। द्वितीय वाला यानी सेकंड वाला हुआ था 1931 में ही हुआ था वो भी। और अगर तृतीय की बात करें वो 1932 में हुआ था। यानी पहला आप कहेंगे 1930, दूसरा कहेंगे 1931 और तीसरा कहेंगे 1932। ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे इस ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन चलेंगे, किसके विरुद्ध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी को त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 में जो है उसी के विरोधाभास में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को जो उनकी नाइट की उपाधि मिली थी उसको वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, तो ये आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी डेट याद रखेंगे, डेट भी पूछ लेता है। ये सब डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इतिहास के कोर्स में। ब्रिटिश भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में की गई थी? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी। ब्रिटिश भारत का मतलब था जब भारत पे ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उसे ही कहते हैं ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत में राजधानी जब कोलकाता हुआ करती थी तो कोलकाता से राजधानी शिफ्ट की गई थी दिल्ली। साल था वो 1911 और उस वक्त वायसराय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी सही आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था ये। इसका कार्यकाल रहा था 1910 से 1916 के बीच में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी? ये थे चंद्रशेखर आज़ाद इस डकैती में शामिल हुए थे, और लेकिन ये पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और इसमें अगर आपसे पूछे कि
इसके पीछे की स्टोरी में ये है, एक्चुअली हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी उस वक्त। उस एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो लखनऊ और सहारनपुर को रेल जाती थी, लखनऊ से सहारनपुर, उस रेल लाइन पर जो है काकोरी जाने वाली एक 8 डिब्बों की मालगाड़ी को जो है सफलतापूर्वक लूटा था। उसमें जो है 29 जो क्रांतिकारी थे उस वक्त गिरफ्तार किए गए थे। उन पर काकोरी षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई थी और चार लोगों को जो है आजीवन कारावास दिया गया और 4 क्रांतिकारियों को इसमें फांसी की सज़ा भी दी गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो यहाँ से बच निकलते हैं, यानी पुलिस के हाथ नहीं आते हैं, पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल इसमें से कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन के जब इंग्लैंड वापस जाने के बाद सी राजगोपालाचारी को 1948 से 1950 तक भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ था, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। और इसी के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के रूप में, उनको एक राष्ट्रपति के रूप में जो है अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था और भारत आते ही इसने सबसे पहले भारतीय नेताओं से राजनीतिक स्थिति पर बात शुरू की थी और इस बातचीत के आधार पर ही इसने ब्रिटिश सरकार की सहमति से 3 जून 1947 को अपनी माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी और इस योजना के बेसिस पर ही भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, माउंटबेटन होगा इसका आंसर। तो भारतीय स्वतंत्रता का आधार क्या हुई? माउंटबेटन योजना। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन को नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया या किसने लीड किया गांधी जी के बाद में इस नमक सत्याग्रह को? नमक सत्याग्रह को हम क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसके समय जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी तो इसके बाद इसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। तो गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? शोलापुर में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यही वो आंदोलन था। इस आंदोलन की जो प्रमुख विशेषता या फीचर था, इसमें पार्टिसिपेट हुआ था बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर महिलाओं का, स्त्रियों की भागीदारी इसमें ज़्यादा थी। हज़ारों महिलाओं ने जो है अपने घरों से बाहर निकलकर पहली बार किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था एक तरीके से। तो ये आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलेंगे, किसने सचिंद्र सान्याल स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा गोरखपुर जेल में हुई थी? जो काकोरी कांड अभी हमने डिस्कस किया था 9 अगस्त 1925 को, इसमें 29 क्रांतिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था, इसमें 17 लोगों को लंबी सज़ा हुई थी, 4 लोगों को जो है आजीवन कारावास दिया गया था। और इसमें जो है अशफाक उल्ला खां जो थे, इनको फैज़ाबाद जेल में, जो रोशन लाल थे उनको नैनी जेल में, और जो राजेंद्र लाहिड़ी थे इनको गोंडा जेल में, और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनको भी याद रखिएगा कि 4 क्रांतिकारियों को जो फांसी की सज़ा हुई थी उसमें कौन कौन थे? अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनको कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? ये तट रेखा का मतलब होता है, ये भारत का मैप है, जो भारत के वो राज्य जो समुद्र के किनारे पर है या जिनकी बाउंड्री जो है समुद्र को टच करती है। तो यहाँ कौन सी है? यहाँ पर जो है गुजरात है। तो गुजरात जो है भारत की तट रेखा का लगभग, भारत की अगर तट रेखा की हम बात करें वो 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें सबसे लंबी कोस्टल लाइन या तट रेखा है वो गुजरात की है। गुजरात के बाद आती है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। ऑप्शन ए सही। आजकल पहले नंबर पे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे भी आप याद रख सकते हैं। तो पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पर आंध्रा, तीसरे पर महाराष्ट्र। भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन यानी कहवा का जो उत्पादक राज्य है वो सबसे ज़्यादा करता है कौन? कर्नाटक करता है। और कर्नाटक में या भारत में कह लीजिए कौन सी किस्में उगाई जाती हैं कॉफ़ी की? तो एक होती है अरेबिका और एक होती है रोबस्टा। भारत में सर्वाधिक रोबस्टा की खेती की जाती है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए,
पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक, कौन सी विधि या कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम अर्थ की एज बताना चाहें तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको यूरेनियम डेटिंग कहा जाता है। यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है किसका? चंद्रमा को बोलते हैं हम सैटेलाइट, ठीक है, चंद्रमा को बोलते हैं सैटेलाइट। तो टाइटन सबसे बड़ा ग्रह या सबसे बड़ा उपग्रह या सैटेलाइट किसका है? तो शनि यानी सैटर्न। अगर आपसे बात करें सोलर सिस्टम में या सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साइज के हिसाब से? तो उसका आंसर होता है जुपिटर, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति। जुपिटर या बृहस्पति होता है। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा होता है सैटर्न, जिसे हम कहते हैं शनि। तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है सौरमंडल का, और शनि के अपने 22 सैटेलाइट हैं, 22 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन नाम का सैटेलाइट सबसे बड़ा है। तो इसको आप आंसर करेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन, सैटर्न या शनि का। अगला सवाल देखिए, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, एक सेकेंड, क्वेश्चन देखिए, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो संसद की जो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो लोकसभा का स्पीकर होता है यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है बिल्कुल। और ये एक वित्तीय समिति है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं टोटल? याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं किसके? लोकसभा के, और 7 होते हैं राज्यसभा के। ये कंपोजिशन भी एग्जाम में पूछा हुआ है अलग से क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो ये राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, उसका मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वही राज्यसभा के चुनाव के लिए होंगी। तो इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है। और इसमें उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष से कम ना हो। और तीसरी क्या होती है? वो भारत और किसी भी राज्य के अधीन लाभ का पद ना हो, ये आप जान रहे हैं। और इसमें एक और पूछता है, चलिए हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। तो आंसर हो जाएगा बी, वे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, वो कौन सी लिस्ट में? तो ये जानते हैं हम, इसको पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। संघ सूची होती है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को होता है। और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहते हैं इसको। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है, भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो भारत के संविधान की जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट में ही रखा गया आर्थिक नियोजन को। इसको याद रखेंगे, ये है कॉन्करेंट लिस्ट। और अगला सवाल देखिए, संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आपसे पूछ सकता है किस वर्ष आया था? साल था 1985। यहाँ पूछा है किस से संबंधित है, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या था इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था दल बदल से, एंटी डिफेक्शन लॉ से। दल बदल पर रोक था या एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित था। इस समय कौन थे प्रधानमंत्री हुआ करते थे यहाँ? ये थे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है। ये एक त्रिस्तरीय ढांचा होता है, जिसे हम जो है एक तरीके से गांव में ग्राम पंचायतें होती हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी डिटेल में पॉलिटी के अपने कोर्स में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सही है बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप यहाँ मिल रहे हैं हमारे जो पॉलिटी हैं या फिर हिस्ट्री हैं या ज्योग्राफी के कोर्सेज से हैं। तो सिक्किम राज्य कब बना था? सिक्किम को नया राज्य कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। सिक्किम को सह राज्य पहले बनाया गया था, एसोसिएट स्टेट बनाया गया था इसको पहले 35वें संविधान संशोधन के थ्रू। लेकिन 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में आया था। इसको सिक्किम को जो है इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और ये भारत का उस वक्त 22वां राज्य बना था। जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, आपको बोलते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, उसको याद रखिएगा आप, वो अपने आप में क्वेश्चंस होते हैं। आंसर इसका हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का संशोधन नहीं है एक्चुअली, ये 36 यानी 36वां संविधान संशोधन के द्वारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए बनाया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया था, और इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। ये देश के सभी जिलों में लागू है इस वक्त। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका उद्देश्य 2010 तक ये रखा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को उपयोगी और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो ये किससे रिलेटेड अगर पूछे तो प्राइमरी एजुकेशन से है, और ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है। भारत में वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो भारत सरकार ने देखिए 14 बड़े उस वक्त के व्यावसायिक बैंक किया करते थे। इसमें 9 जुलाई 1969 को इन सब का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 को पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पहला याद रखिएगा। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि उस समय कौन थी? तो केंद्र में और राज्यों के बीच में जो वित्त होता है, पैसा होता है, उसके बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो वित्त मंत्रालय, एक वित्त आयोग। तो फाइनेंस कमीशन इसका सही आंसर है। ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 280 है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और इस आयोग में, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 4 उसके सदस्य होते हैं। संघ और राज्यों के बीच में जो वित्त यानी पैसे यानी रेवेन्यू या राजस्व का जो बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिशों पर ही होता है। ऑप्शन बी, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। राष्ट्रीय दुग्ध परिषद कहाँ पर स्थित, इसकी स्थिति निम्न में से कौन है? तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, अभी ये एक्चुअली कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इसको हम कहते हैं क्या? आनंदा। नेक्स्ट, एटम बम जो होता है, एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये तो एटम बम का जो सिद्धांत है वो न्यूक्लियर फिशन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फिशन, याद रखेंगे न्यूक्लियर फिशन है ये, नाभिकीय विखंडन इसको बोलते हैं। तो एटम बम में जो है यूरेनियम 235 या यूरेनियम 239 के जो है इसमें इनके मॉलिक्यूल या कहेंगे आप एक तरीके से एटम्स को आपस में मिलाया जाता है, और विखंडन होने पे बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है इसमें से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर इसको हिंदी में कहते हैं, इसी की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? हमारी बॉडी में जो घाव होते हैं, विटामिन सी को आप बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जो घाव भरने में सहायक होता है। इससे स्कर्वी रोग, हड्डियों का जो कम विकास होना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? जो खट्टे फल होंगे, खट्टी सब्जियां हो सकती हैं आपकी, नींबू, संतरा, टमाटर, इनमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग? रतौंधी। ठीक है, इन सबको याद रखेंगे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन, एक सेकेंड, क्वेश्चन ही हाइड हो गया आई थिंक, विटामिन सी इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय, फर्स्ट पुलिस म्यूजियम बनाया गया था देश का, वो भी यूपी में बना था, वो कौन सी जनपद में है? गाजियाबाद है, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है कि गाजियाबाद जो वेबसाइट है, गाजियाबाद जो है वेबसाइट पर मतदाता सूची करने वाला देश का पहला जिला भी बना था। याद रखिएगा इसको, जो इलेक्टोरल वो होता है आपका, जिसमें आपकी मतदाताओं के नाम होते हैं, इलेक्टोरल सूची, मतदाता सूची है ना, इलेक्टोरल रोल बोलते हैं उसको। गाजियाबाद एक ऐसा पहला जिला है भारत का या उत्तर प्रदेश का जिसने सबसे पहले वेबसाइट पर उसको अपलोड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आई थिंक ये भी हो चुका, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क, किस जनपद में है? इसको अगर आपको प्रदेश पूछेगा तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? लखीमपुर खीरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है ये, लखीमपुर खीरी और में ये स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। तो ये हो गया ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। तो ये मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस रहने देंगे, अगले मॉक टेस्ट में और मिक्सअप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मॉक टेस्ट को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।